क्या लिखना है? Having deep understanding of life skill education in India. लाइफ स्किल की एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या जरूरत रहने वाली है, दैट इज द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। हाउ टू रिलेट विद पंचपति लाल, तो पंचपति से और विद्या भारती से भी रिलेट। गुड मॉर्निंग, मैं गीता विद्या मंदिर कुआड़ा से। देखो, जैसे पहला पॉइंट में एक्सप्लेन कर रखा है, हैविंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन इन इंडिया। अगर मान लो कि हमें प्रॉपर तरीके से एजुकेशन, अगर हमें प्रॉपर तरीके से इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पता है तो हम उसको पंचपदी में इजीली क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ फिलहाल, तो अब गंगा का पानी देखते हैं, वो हमें पता है कि वो कभी खराब नहीं होता, और अगर मान लो दूसरी रिवर का पानी है वो बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है गंगा के पानी में, तो उसको हम अपने चैप्टर सॉल्यूशन से रिलेट कर सकते हैं। ये है बेसिक आइडिया पहले पॉइंट में। थैंक यू सर। Talking about the skills which is required according to the modern era education system. अब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में किस तरह के टूल्स और किस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मैडम ने जैसे टॉपिक बताया। सबसे पहले तो जरूरी है टेक्नोलॉजी से डील भी होनी थी। अभी जैसे मैडम ने बताया, हम अपने आसपास में देखते हैं यहाँ भी बहुत से बीटेक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है पास में ही। तो सबसे पहले तो क्या है कि एजुकेशन सिस्टम फॉर्मल बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिकल या CS मैंने ली है, तो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं अभी तक जो सिस्टम वहाँ रखे हुए हैं बहुत ही आउटडेटेड है। मतलब जो चाइना से 20 साल 25 साल पहले यूज करता था वो सिस्टम अब यूज कर रहे हैं। वाईफाई देख लीजिए आप, नेट स्पीड देख लीजिए, तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है। अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल और ईरान का जो वॉर था, उसमें हमने देखा जो एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत कुछ डिस्कशन हुआ, और हमसे आगे 4-5 कंट्रीज ऐसी हैं जो 6th जनरेशन के जो है करीब हैं कि वो एरोप्लेन बना पाए। लेकिन अभी तक हम 4th जनरेशन का एरोप्लेन है, उसके लिए इंजन क्या है वो डिपेंडेंट हम रूस के ऊपर हैं, रूस से हम ले रहे हैं उसके लिए, या अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले यूज एजुकेशन में होना चाहिए। अभी दूसरा हम बात करेंगे अब प्रैक्टिकल अप्रोच की। हमारे स्कूल्स हैं, उसके अंदर अभी ये नई पॉलिसी आई है कि बच्चों को आप करिए एक क्राफ्टिंग सिखाइए, बच्चों को आप लकड़ी का काम बनाना सिखाइए और इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ सिखाइए। लेकिन अब हमारे स्कूल्स हैं जितने, उनमें कितनी अवेलेबिलिटी हो पाती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान है टेक्नोलॉजी में अवेलेबल हो। एक बच्चे का है इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर मान लो उसका रुचि है इलेक्ट्रॉनिक्स में, रुचि के लिए हमारे पास डायोड होनी चाहिए, कैपेसिटर होनी चाहिए, प्लेट्स होनी चाहिए, बना पाए उसकी वर्किंग होनी चाहिए, रेडियो बनाए बच्चा, टेलीविजन के बारे में जानकारी ले, अच्छा वो चीज़ बनाए। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि कॉलेज लेवल पे भी चीज़ें नहीं है टेक्नोलॉजी में। दूसरा अभी स्मार्ट क्लासेज हैं हमारे यहाँ चल रही हैं, ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन हमारी जो स्मार्ट बोर्ड है यहाँ, स्मार्ट क्लासेज हैं एज कम्पेयर टू अगर मॉडर्न जो सिटीज है उनसे कंपेयर करें हम, या फिर दूसरी कंट्री से करें कोशिश से, तो बहुत पीछे हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को थ्योरेटिकल ना जोड़ करके प्रैक्टिकल जोड़े। अभी हम जितने लेसन प्लान बना रहे हैं उनमें सब में लिख रखा है कि जाती है हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच। लेकिन हम अपने ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें जितने टीचर बैठे हैं कितना उसमें हम प्रैक्टिकल अप्रोच कर पाते हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि थ्योरेटिकल चीजें ना देख करके हम उनको प्रैक्टिकल भी करें, और कोशिश करेंगे जो टीचर अपनी क्लास में प्रैक्टिकल अप्रोच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे पाए, ताकि बच्चे सीखें खुद करके, प्रैक्टिकल से, प्रयोग से, जैसे आता है अपने यहाँ वो एक्सपेरिमेंट से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ये पेन प्लीज सर। थैंक यू। ये कौन सी जनरेशन चल रही है, कोई एक्सप्लेन करेगा कि जो 2025 के बाद के बच्चे हैं उनको कौन सी जनरेशन बोला जाएगा? एनीवन एक्सप्लेन? 2025 से 2039 तक बीटा जनरेशन। कौन सी जनरेशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम? बीटा जनरेशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उससे पहले अल्फा जा चुकी है। 2010 से 2025 तक अल्फा जनरेशन थी, और ये बच्चे बहुत तगड़े मैनिपुलेटर हैं, बहुत तगड़े मैनिपुलेटर हैं। तो उसके लिए उनके दिमाग को पढ़ना हमें आना चाहिए, उनके दिमाग को पढ़ना हमें आना चाहिए। किसी बच्चे की तरफ
देखो लाइफ में ना कुछ नहीं है, कुछ बहुत सारे गोल्स हैं, कुछ गोल पॉजिटिविटी की तरह ट्रीट करोगे तो आप उसको पीछे की तरफ वापस कर सकते हो। मान लो कोई बॉल मैंने उधर की तरफ फेंकी पॉजिटिविटी की तरफ कि मैं इसको कैच कर सकती हूँ, तो मैं 100% आज नहीं तो मैं कल उसको जरूर कैच कर लूंगी। लेकिन ये सोचो कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी है कि एक बच्चा होता है 6th क्लास में और 5th तक, देखो आप सब ये एग्री करेंगे इस स्टोरी के ऊपर कि 5th तक सब बच्चे, हम हमारे स्कूलों में भी जब छोटे छोटे आते तो सबको सब फर्स्ट है, कुछ किट दे दी, कुछ गिफ्ट दे दिया, उसके बाद 10-10 निकालना स्टार्ट कर देते हैं, फिर 3-3 पे आ जाते हैं। और जैसे ही हम 3-3 की तरफ आते हैं और जैसा ही 5th से 6th की तरफ बच्चा जाता है, दैट इज वेरी प्रॉब्लम क्रिएटिव, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर है 6th का बच्चा। मैं नहीं मानती 9th का बच्चा इतना क्रिएट करेगा प्रॉब्लम जितना 6th का कर सकता है। 6th क्लास में एकदम से सिलेबस चेंज होता है ज्यादा, मतलब और अब एनडीपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आ गया है वो तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग है। पहले मैथ्स के अंदर प्लीज पे अटेंशन प्लीज, आई नीड योर अटेंशन। PT1 के दौरान उसके हमेशा कितने मार्क्स आते थे 20 सब में 20। PT1 के दौरान उसके नंबर आए 10, 11, 12, 11.5। बच्चा कहाँ गया, ऊपर से सीधा नीचे की तरफ। मदर थी बेचारी सिंगल संभालने वाली, पेरेंट्स फादर साहब थे नहीं। तो टीचर्स ने, मैथ की टीचर से शुरुआत हुई, फील ना करें मैथ के टीचर, फिर मैं अगेन बार बार यही बोल रही हूँ क्योंकि जो स्टोरी है मैं उसी को रिप्रेजेंट कर दी। मैथ की टीचर बोले बेटा आप नहीं कर, जैसे 5th क्लास से फीडबैक लेते हैं, पोर्टफोलियो रजिस्टर है हमारे अंदर कि उसमें बच्चे की स्किल्स वगैरह, तो बच्चा पीछे देखा तो उसमें काफी अच्छा शो हो रहा था लेकिन उसमें इस तरह का अच्छा दिखा नहीं। तो क्या होता है, टीचर्स और बच्चे उसको निकट्टू करने लग जाते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। और इस तरह से वो प्रॉब्लम पूरे सब्जेक्ट में स्प्रेड आउट हो जाती है, पूरे स्टाफ रूम में स्प्रेड आउट हुई। इट मींस कि एक एनवेलप बन गया हमारे आसपास उस बच्चे के रिगार्डिंग नेगेटिविटी का, एक बैलून बन गया हमारे आसपास नेगेटिविटी का, और उस नेगेटिविटी की वजह से वो बच्चा नेगेटिव हो गया, उसने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया। और नेक्स्ट PT में PT2 जैसे ही जुलाई में हुए 5-5 नंबर। अब उस स्कूल में खुदा ना खास्ता प्रिंसिपल साहब नहीं थे, जो रिटायर हुए थे, उनकी जगह पे कोई अपॉइंट नहीं हुआ था। तो अगस्त मंथ के अंदर प्रिंसिपल साहब आते हैं। तो जैसे ही प्रिंसिपल साहब आए कि पहले मेरे को ना पूरा स्कूल विजिट करना है, स्कूल विजिट करना है। तो वो स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले ही जैसे वो एंटर करे तो नीचे की तरफ 6th A B 6th B, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि एक बच्चे को बिल्कुल साइड में बिठा रखा है, उसको क्लास से भी अलग, क्योंकि वो लड़ना भी स्टार्ट कर देता है। बहुत सारी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सॉरी झूठ बोलना, चोरी करना, मतलब काफी सारी दिक्कत उसने मम्मी को फैला दी उस नेगेटिविटी के एंगल पे। उसके बाद प्रिंसिपल साहब बोले कि मैम कोऑर्डिनेटर मैम को मेरे पास भेजिए, क्योंकि और किसी क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था, सिर्फ उसी में था। तो प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर मैम आते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं उस बच्चे के रिगार्डिंग। तो इस तरह का एनवायरनमेंट सर काउंसलर थे, कैरियर गाइडेंस की CBP भी है, कैरियर काउंसलर होते हैं हर एक स्कूल में। तो सर की थोड़ी सी उसमें अप्रोच अच्छी थी, तो उन्होंने कुछ एप्टीट्यूड पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह उस बच्चे के करे। तो करे क्या, पहले उन्होंने सारा ओवरव्यू लिया और फिर बच्चे को अपने रूम के अंदर बुलाते हैं कोऑर्डिनेटर मैम से ही, और फिर लैपटॉप में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसको दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिखाया, वेल डन, आप कर सकते हो, नेक्स्ट का आंसर दीजिए, नेक्स्ट का आंसर, ऐसे कर करके हर एक पे चॉकलेट गिफ्ट कुछ दिए गए। और उन्होंने उनसे 150 क्वेश्चन करवाए। 150 क्वेश्चन करवाने के बाद प्रिंसिपल सर की इमेज उस बच्चे के दिमाग में पॉजिटिव बन गई। पॉजिटिव बनने से कि बेटा तू कुछ कर सकता है, डेली उनके पैर छू के आता, स्कूल क्लास में बाद में आता, पहले सर से मिल के आता। तो उसके बाद सितंबर SA1 सबको पता ही, SA1 होता है, उसमें कुछ परफॉर्मेंस उसकी 80% तक चली जाती है। लेकिन जैसे ही फाइनल का रिजल्ट आता है, अगेन वो बच्चा पहले तो एक सेक्शन में
फर्स्ट रहता था, अब पांचों के पांचों सेक्शन में वो टॉप कर जाता है। और किसकी वजह से? सर की वजह से। मम्मी ऐसी थी, इतना आमदनी का साधन नहीं था, तो मम्मी ने सोचा कि घर पे ही मैं कोई मिठाई बना ले चलती हूँ, और कोई डिब्बा आया हुआ था, उस डिब्बे में पैक करके थोड़ा शर्माते हुए से प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर करते हैं। सर, ऐसा क्या करा आपने मेरे बच्चे के साथ कि बच्चा फर्स्ट आ? मैंने बहुत कैरियर काउंसलिंग वगैरह करवाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के दोस्त ही थे कैरियर काउंसलर। उन्होंने प्रीवियस की कैरियर काउंसलिंग करी, बट आई डिडंट रिजल्ट। बोले सर एक बात बता दो बस मुझे, इस बच्चे के 150 में से कितने नंबर आए थे? वो बोले मैम इस बच्चे के 150 में से 90 नंबर आए थे। वो बोली सर 90 नंबर तो मेरे यहाँ पर भी थे। मैम आपने एक नेगेटिविटी के गोले के साथ, मतलब माँ भी नेगेटिव रहती तो कुछ नहीं कर सकता कुछ, लेकिन मैंने उसको एक पॉजिटिविटी का क्या दिया, बच्चे को एहसास दिलाया कि बेटा तू कर सकता है। और वो प्रिंसिपल सर को क्या वो बच्चा भूलने वाला है? मेरे हिसाब से तो उस बच्चे को, वो बच्चा उस बंदे को कभी नहीं भूल सकता। जैसे कि सुबह की स्टोरी में था, अगर ध्यान से सुनी हो तो क्या था, रेलवे स्टेशन पे वो एक भिखारी होता है, वो भीख मांगता है। भीख मांगता है तो क्या है कि एक सुटेड फुटेड बंदा आता है, कहता है कि मैं तो तुझे भीख दे दूं, तू क्या देगा मुझको इस बदले में? अब वहां से उसकी परसेप्शन हुई कि आज तक तो किसी ने नहीं मांगा, सब दे जाते थे, अरे फ्री का ही तो खाना है, 2-4 से और मांग लूंगा। आज तक इंडिया में ये चीजें हैं, और देने वाले सबसे ज्यादा बेवकूफ है। ठीक है, उसको दे दिया, लेकिन उसने ये कहा क्या दे दूं? अब उसने फाइंड करना स्टार्ट करा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा कि मैं उसको फूल देता हूँ। और फूल भी आसपास के पूरे इलाके से, जहाँ भी किसी भी बाग बगीचे में लगे हुए थे, वहां से फूल तोड़ लाता है, और जितने को फूल देता है उतनों से ही भीख मिलती है, फिर नहीं मिलती भी। वो बंदा फिर अपने ऑफिस के टाइम पे आता है, उस दिन फिर टकराता है, फिर वो क्या कहता है, क्या कहा उसने कि आप तो क्या हो, मैं तो एक मतलब आप क्या हो, एक व्यापारी बन चुके हो। अब आप भिखारी नहीं हो, अब आप व्यापारी बन चुके हो। उसके मन में सोच डाल दी कि आप व्यापारी हो, आप व्यापारी हो। तो रियल में वो पूरे उसका फूलों का सौदागर बन जाता है, सारी जगह अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर देता है। तो लाइफ चेंज हुई। तो डियर फ्रेंड्स, सिर्फ चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। एक्सेप्ट करिए और सरवाइव करिए। एनईपी कहती है, मैं नहीं कहती, मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कहती।